welcome to our YouTube channel, The Weekly Medic. In this video, I'm going to share with you how you can select your hospital. अक्सर जब हमें अस्पताल जाना होता है तो हम उस चीज़ को डिले करते रहते हैं. यूजुअली अस्पताल, पुलिस स्टेशन और कोर्ट ये तीन ऐसी जगह है जहां हम जाने से कतराते हैं. ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ खर्चे बहुत होते हैं और हमारा ट्रस्ट फैक्टर बहुत कम होता है. ऑल्सो हम बहुत हमारी सेहत को लेके हमें लगता है कि नथिंग इज़ रॉन्ग, तो हम वो चीज़ को सालों साल डिले करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं. एंड मोर और लेस इट इज़ ऑल्सो आउट ऑफ फियर. वी आर अफ्रेड ऑफ समथिंग. माई जॉब हियर इज़ टू टेल यू how you can take informed decisions and decisions not based on fear or blind faith. I'm Dr. Shabana. I'm a former CEO and medical director, and I've got 18 years of experience in healthcare, and I'll share tips on how you can save your time, money and energy while selecting your hospital. There's lots of interesting stuff which is going to be there, so please like and subscribe the channel, and let's get started. अभी किसी भी अस्पताल को सिलेक्ट करने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट होता है? ज़्यादा करके लोग जो अपना ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं वो डिस्टेंस पे डिसाइड करते हैं, यानी कि अस्पताल अगर उनके घर के पास है तो वो प्रेफर करते हैं उसी हॉस्पिटल में जाना. ये सिचुएशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर कोई इमरजेंसी है, जैसे कि हार्ट अटैक आ गया या कोई डिलीवरी है या कोई स्ट्रोक हो गया या लकवा मार गया, तो उस सिचुएशन में अगर अस्पताल घर के पास है तो वो हमेशा बेटर होता है. अगर नॉन इमरजेंसी सिचुएशन है तो ऑब्वियसली आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप दूर भी जा सकते हैं. अस्पताल पास और दूर होने का एक कारण ये भी है कि क्या आप एक बार हॉस्पिटल जा रहे हैं या आप बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं. अब बार बार आप हॉस्पिटल क्यों जाओगे? कुछ इलनेसेस ऐसी होती है जैसे कि डायलिसिस. अब डायलिसिस जो किडनी फेलियर पेशेंट्स में होता है, आपको शायद हफ्ते में 2 या 3 बार हॉस्पिटल जाना होता है और बहुत साल आपको हॉस्पिटल जाना होता है. तो इस सिचुएशन में आई थिंक एक तो कन्वीनियंस इम्पॉर्टेंट होती है और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स. दैट मीन्स अभी जैसे आप ये अगर टेबल देखते हैं तो डायलिसिस का कॉस्ट यहाँ हम देख रहे हैं कि 1500 रुपये है. दैट मीन्स हफ्ते में 2 बार अगर कोई डायलिसिस करता है तो उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट हुआ 3000 रुपीज़ पर वीक. दैट मीन्स एक महीने का 12,000. और अगर कोई पेशेंट 20 साल तक डायलिसिस करवाता है तो उसका टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट 20 साल के लिए 28.8 लाख होता है, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी. अगर ना फ़र्ज़ कीजिए अगर ये अस्पताल आपके घर से दूर है तो आपको टैक्सी से आना जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बिकॉज यूजुअली ये पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं. तो अगर आपका ट्रैवल कॉस्ट से पर विज़िट का 500 रुपीज़ है तो ये कॉस्ट आपका 1000 रुपया एक हफ्ते का है और 4000 एक महीने का है. दैट मीन्स अगर कोई टैक्सी से आ जा रहा है तो ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स उसका सिर्फ टैक्सी का खर्चा 9.6 लाख है. अगर ये 9.6 लाख आप इन्वेस्ट करते हो SIP में एट द रेट ऑफ 12%, दैट मीन्स 4000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट वैल्यू 20 साल के बाद 39.98 लाख होता है. तो आप देख सकते हैं कि जो 500 रुपया है वो 500 रुपया नहीं है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स ऑलमोस्ट 40 लाख होता है. और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इग्नोर करते हो. एंड आई थिंक ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पैसे बचाने के लिए, आपकी एनर्जी और आपका समय बचाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. दूसरा एक फैक्टर होता है डॉक्टर, और ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों की प्रेफरेंसेस होते हैं. लोग चाहते हैं कि वो एक स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाएं, शायद से बहुत सीनियर डॉक्टर है या उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, उन्होंने सुना है किसी और से कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है. तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका अस्पताल चूज़ करने के लिए, बिकॉज आप हॉस्पिटल से ज़्यादा ज़रूरी एक डॉक्टर चूज़ कर रहे हैं और फिर उस अस्पताल को चूज़ कर रहे हैं. यूजुअली काफ़ी सारे जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ फुल टाइम डॉक्टर्स होते हैं. दैट मीन्स जो डॉक्टर होता है वो बिटवीन अ पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि 9 से 5 बजे या 10 से 6 बजे तक वो डॉक्टर अवेलेबल होता है. एज़ कम्पेयर टू अ विजिटिंग डॉक्टर. विजिटिंग डॉक्टर वो होता है जो
कभी कभी विज़िट के लिए आता है, दैट मीन्स उनके स्लॉट्स होते हैं ओपीडी करने के लिए और फिर एडमिशन्स करने के लिए या सर्जरीज करने के लिए, और वो उस दिन आते हैं। एक और बहुत बहुत अहम बात होती है बजट ऑफ द ट्रीटमेंट। दैट मीन्स आप अपना बजट देखोगे। अगर आपका पर्टिकुलर बजट है तो शायद से आप नर्सिंग होम में जाओगे, या आप चैरिटेबल ट्रस्ट में जाओगे, या आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाओगे, ऑल फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। अभी फ़र्ज़ कीजिए, ये एक एग्जाम्पल है, एक आर्बिट्रेरी नंबर दिया है, जैसे किसी को गॉल ब्लैडर सर्जरी करवानी है तो उसमें 1 लाख का बजट है और आपको लगता है कि 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा है, एंड आई थिंक आपका प्रोसीजर हो जाना चाहिए। अब आप अगर देखें तो अगर पेशेंट को 2,000 रुपये ओपीडी कंसल्टेशन में लगेंगे, या 15,000 रुपये इन्वेस्टिगेशंस मतलब ब्लड टेस्ट, रेडियोलॉजी, एक्सरे वगैरह वगैरह में लगेंगे, और अगर 3,000 रुपये आपके ट्रैवल में लग रहे हैं, टैक्सी का खर्चा, दैट मीन्स आपके 18,000 रुपये तो यही खर्च हो गए। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये अगर इंश्योरेंस पेशेंट है तो ऐसा भी हो सकता है कि सारा 1 लाख का इंश्योरेंस आपको ना मिले और शायद से 10 से 30% तक आपको को पेमेंट करना पड़े। दैट मीन्स 1 लाख में से 10 से 30,000 रुपये आपको अपने जेब से देने पड़ेंगे। तो इन दैट केस ये जो 18,000 आपने पहले दिए और आपके ये 10 से 30,000 रुपये, दैट मीन्स ये आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस 28,000 से लेके 48,000 हो सकता है। सो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना बजट बिफोर द ट्रीटमेंट देख लें। ऑल्दो इंश्योरेंस है तो ये बहुत आसान हो जाता है, आपका इनकन्वीनियंस कम होता है, लेकिन अगर इंश्योरेंस नहीं है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि आपका टोटल खर्चा कितना होने वाला है, और अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं, अपना हॉस्पिटल प्लान कर सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको एटलीस्ट 30% का बफर रखना चाहिए। बफर मतलब क्या, जैसे कि अगर आपका खर्चा से फॉर एग्जांपल 1 लाख है तो आप पकड़ के चलो कि 30,000 यहाँ वहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ये इस सिचुएशन में भी, जैसे कि अगर कोई बहुत सीनियर सिटीज़न है, उसको मतलब पेशेंट को बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ जो हम कहते हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ या और कोई बीमारी है, या अगर मतलब कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें शायद से खर्चे बढ़ सकते हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो इस सिचुएशन में अगर आप बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे फाइनेंशियली तो आपको हेडेक कम होगा और आपको स्ट्रेस कम होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं कि ओपीडी वर्सेस एडमिशन का हमारे ट्रीटमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो ओपीडी मतलब आप सिर्फ कंसल्टेशन के लिए जा रहे हो अस्पताल में, और एडमिशन मीन्स आप भर्ती होने के लिए जा रहे हो, चाहे कोई मेडिकल मैनेजमेंट हो या आप कोई ऑपरेशन करवा रहे हो या प्रोसीजर करवा रहे हो। तो जब आप ओपीडी के लिए जाते हो तो यूजुअली इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप एडमिशन के लिए जाते हो तो आपके डायनामिक्स पूरे बदल जाते हैं। इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो नर्सिंग होम में ओपीडी कंसल्टेशन के कॉस्ट कम होते हैं, तो उससे आपका कॉस्ट सेविंग हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अ मेजर हॉस्पिटल जहाँ कंसल्टेशन चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को कोई और बीमारी है, जैसे कॉम्प्लेक्स बीमारी है, बहुत सारी मतलब डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ और प्रोसीजर हो रहा है, तो या मतलब कोई कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है जिसका इलाज मुश्किल है और बहुत सारे डॉक्टर्स लगने वाले हैं, तो देन इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप एक बड़े अस्पताल में जाए जहाँ ये सारी फैसिलिटीज़, ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हों। अगेन एडवांस डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर पेशेंट को ज़रूरत है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि कह लीजिए कि एमआरआई की ज़रूरत है, या कोई पेट सीटी की ज़रूरत है, या कोई और बड़े टेस्ट की ज़रूरत है जो उस अस्पताल में अवेलेबल नहीं है, तो अगेन अगर आप छोटा अस्पताल चूज़ करते हो तो ऑब्वियसली अगर आपको एमआरआई के लिए दूसरी जगह भेजा जा रहा है तो उसका एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है जो उसमें ऐड होता है आपके ट्रीटमेंट में, जो अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ाती हैं। इसलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर कॉम्प्लेक्स केस है या मतलब सीरियसनेस ज़्यादा है तो इट इज़ प्रेफरेबल, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ मैंडेटरी, बट इट इज़ प्रेफरेबल कि आप
एक बड़े अस्पताल में जाए जहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मतलब अगेन, अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट है फ़र्ज़ कीजिए, तो सपोज़ अगर आपके पास कोई अस्पताल है जो बिल्कुल पास है एंड एक बड़ा अस्पताल बहुत दूर है, तो उस सिचुएशन में प्राइमरी ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू फर्स्ट अंडरटेक अ प्राइमरी ट्रीटमेंट, स्टेबलाइज द पेशेंट एंड देन मूव टू अनदर प्लेस। ऑल्टरनेटली अगर पेशेंट को जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक आया है या स्ट्रोक आया है, इस सिचुएशन में वक्त बहुत मायने करता है। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू गो टू अ प्लेस जहाँ बहुत फास्ट ये ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट हो सके, चाहे वो हॉस्पिटल कहीं भी हो। द अदर थिंग इज़ नीश स्पेशलिटीज़। अब नीश स्पेशलिटीज़ क्या होती हैं? कुछ स्पेशलिटीज़ ऐसे होती हैं जैसे कि पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजी या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ कह लीजिए, या कैंसर कह लीजिए, या जीरियाट्रिक मेडिसिन कह लीजिए, या स्पोर्ट्स मेडिसिन कह लीजिए। तो ये सारी स्पेशलिटीज़ बहुत नीश किस्म की स्पेशलिटीज़ हैं और इनके रिलेटेड जो डायग्नोसिस, मतलब जो टेस्ट और डॉक्टर्स और एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है वो लिमिटेड जगह पे होती है। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आपको अगर दौड़ना नहीं है यहाँ वहाँ, तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू गो टू अ सेंटर जहाँ इस स्पेशलिटी से रिलेटेड डॉक्टर्स और अदर रिलेटेड डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हार्ट अटैक का पेशेंट है तो एंजियोग्राफी लग सकती है, दैट मीन्स कार्डियोलॉजी लग सकता है, कार्डियक सर्जन लग सकता है, 2D एको लग सकता है, पोस्ट ऑप ICU लग सकता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो टू अ प्लेस जहाँ ये सब फैसिलिटीज़ एक जगह एक साथ अवेलेबल हैं, जिससे आपका समय, पैसा और एनर्जी कंजर्व हो सके। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि इंश्योरेंस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका अस्पताल चूज़ करने के लिए। अगर आपके पास इंश्योरेंस है, एंड आई थिंक इंश्योरेंस लोगों को लेना चाहिए, बिकॉज कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत बढ़ रही है एंड इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू हैव हेल्थ इंश्योरेंस। अगेन, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको ये चेक करना चाहिए अस्पताल चूज़ करने के पहले कि क्या वो कम्प्लीटली कैशलेस है। कैशलेस मीन्स आपको आपके जेब से कोई पैसा नहीं देना और द इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट बेयर करेगी। द अदर थिंग इज़ को पेमेंट वाला फैक्टर। को पेमेंट मीन्स कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कुछ परसेंटेज, विच इज़ यूजुअली 10 to 30%, आपको पे करना होता है। सो इंश्योरेंस कंपनीज पूरा बेयर नहीं करती, आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है, विच डिपेंड्स लार्जली ऑन योर इंश्योरेंस पॉलिसी एंड योर सर्विस प्रोवाइडर एंड द रीइंबर्समेंट। तो आपको रीइंबर्समेंट कैसे मिलने वाला है? अगर आप सेल्फ पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अपने पॉकेट से देना है, एंड इन दैट केस बजटिंग, एज आई सेड अर्लियर, इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कुछ चीज़ें जो हम इग्नोर करते हैं, बिकॉज हम जब फोकस कर रहे होते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर तो हम प्रोसीजर के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन पोस्ट ऑप फॉलोअप या पोस्ट प्रोसीजर फॉलोअप जो होता है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। फ़र्ज़ कीजिए जैसे कि कोई कैंसर पेशेंट है, सर्जरी हो गई है और आपको फॉलोअप के लिए जाना है, डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना है, जैसे ड्रेसिंग करनी है या कुछ रिपीटेड टेस्ट करने हैं। और कुछ इलनेसेस ऐसी होती है जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़, आर्थराइटिस कह लीजिए या कैंसर कह लीजिए या डायबिटिक फुट कह लीजिए, क्योंकि आपको रिपीटेड फॉलोअप्स लगेंगे इलनेसेस के लिए। तो इन दैट केस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि क्या टेलीकंसल्ट फैसिलिटी अवेलेबल है अस्पताल में, या आपका कितना ईजी है ये फॉलोअप। ऑल्सो आप चेक कर सकते हैं कि उस अस्पताल का सैटेलाइट सेंटर आपके लोकेशन पे मौजूद है या नहीं। कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिनका सैटेलाइट सेंटर, दैट मीन्स उन्होंने छोटे सेंटर्स खोले हुए हैं, तो ऑपरेशन या प्रोसीजर के बाद पेशेंट उस सैटेलाइट सेंटर में जाके फॉलोअप कर सकता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, और आपका फिर ट्रैवल और पैसा और एनर्जी बच जाती है इससे। अभी द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द पोस्ट ऑपरेटिव केयर। Now post operative care is not the same as follow up care. Follow up means ऑपरेशन के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद आपका follow up.
पोस्ट ऑपरेटिव केयर मीन्स जब इमीडिएटली ऑपरेशन होता है और पेशेंट को वार्ड या आईसीयू या एचडीयू में शिफ्ट किया जाता है, तो वो मॉनिटरिंग फैसिलिटीज़ कैसी हैं, आपके डॉक्टर जिन्होंने पेशेंट को ट्रीट किया है वो अवेलेबल हैं या नहीं हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंसल्टेंट्स मतलब जो ऑपरेट करते हैं या प्रोसीजर करते हैं कोई कॉन्फ्रेंस के लिए या कोई और रीज़न की वजह से उन्हें आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ रहा होता है, तो इन दैट केस वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं फॉर दोज रीजंस। यूजुअली डॉक्टर्स अपना लोकम डॉक्टर मतलब उनका केयर करने के लिए कोई डॉक्टर छोड़ के जाते हैं जो आपके पेशेंट का केयर कर सकें, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ बेटर कि आपको अगर क्लैरिटी हो तो आई थिंक आपका मतलब जो एंग्जाइटी होती है प्रोसीजर के बाद कि कौन दिखेगा, डॉक्टर आएगा नहीं आएगा, डॉक्टर किधर है, डॉक्टर आया क्यों नहीं, तो आई थिंक ये सब आपके लिए बहुत आपका हेडेक कम कर देगा। आजकल आप द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट क्वालिटी सर्टिफिकेशंस, बिकॉज आप अगर देखेंगे तो सब जगह मतलब दिखेगा आपको कि हम NABH सर्टिफाइड है या हम JCI सर्टिफाइड है, हमारे पास नर्सिंग एक्सीलेंस है, फलाना है, एट्सेट्रा। सो ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन क्या है? ये बेसिकली क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो एक एपेक्स बॉडी है इंडिया में, वो इंस्पेक्शन करती है हॉस्पिटल्स का और वो एक सर्टिफिकेट देती है विच सेज़ कि ये अस्पताल ने जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं और पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी के बारे में ये हॉस्पिटल एक अच्छा हॉस्पिटल है। इन इंडिया एटलीस्ट द एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन ज़्यादा करके हॉस्पिटल्स में होता है, एंड अगर NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल है तो आई थिंक यूजुअली इंश्योरेंस कंपनीज के टाइप्स होने आसान हो जाते हैं, तो फॉर यू द ट्रीटमेंट again it becomes more cost effective to get yourself treated in a NABH certified hospital. JCIA भी एक अच्छा एक्रेडिटेशन है, इट इज़ एन इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन एंड इट्स यूजुअली यूज्ड बाय हॉस्पिटल्स जो मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट कर रहे होते हैं या इंटरनेशनल पेशेंट्स जो ट्रीट कर रहे होते हैं। आई थिंक बोथ NABH एंड JCI आर इक्वली गुड, बट अगर NABH है तो for insurance it is relatively easier. The other important thing is your personal choice. Everything being the same, you are more comfortable. आपको लगता है कि एक अस्पताल आप पसंद करते हैं, आप बहुत साल से जा रहे हैं, आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हैं, so you are likely to choose a particular hospital. Also अक्सर आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स अपने ओपिनियंस दे रहे होते हैं अगर घर में कोई बीमार होता है तो in that situation you are likely to be confused and then you really don't know what to do. Here I would suggest that you stick to your basic fundamentals. What is the reason you are taking your patient to a particular hospital? And if all the tick boxes are there, then you should go ahead with your decision without any confusion. क्योंकि long term treatment में आप डील कर रहे होंगे प्रॉब्लम के साथ, आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स नहीं। The last and the most important thing which I feel is very important, and it has been important for me, is the intuition. Everything is okay, but you just feel that something is not right, and it's usually your intuition telling you that something is not right. You should trust your intuition, because whenever you don't trust your intuition, and this you might have experienced, you have landed up in trouble. Again, we've gone through a lot of points on what factors help you select the hospital. Mind you, these are your personal decisions. I'm just there to guide you. And in the future videos, there'll be more such interesting and informative stuff. Please share and like the video if you found it useful. And do subscribe to the channel because there's going to be lots of information which is going to be available to you. Thank you for watching.